विद्यार्थियों, आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम इस बारे में कर चुके हैं अध्ययन। ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आपका रिवीजन वर्क है। पूर्व में आप अच्छी तरह से जानते हैं वाक्य क्या होता है, वाक्य के कौन कौन से घटक होते हैं। ये सारी बातें आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। फिर भी यहाँ पर एक रिवीजन के रूप में मैं आपके सामने इस विषय को प्रस्तुत कर रहा हूँ। वाक्य एक ऐसा सार्थक शब्द समूह, वाक्य एक ऐसा सार्थक शब्द समूह है जो व्यवस्थित होता है और पूरा आशय प्रकट करता है। यहां हम कह सकते हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को जो कि व्यवस्थित हो और पूरा अर्थ पूरा आशय प्रकट करे वो वाक्य कहलाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। अब आते हैं वाक्य के घटक। वाक्य का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? सार्थक होता है, व्यवस्थित होता है और अर्थ प्रकट करने वाला होता है। अब वाक्य के अंग होते हैं घटक। वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के विषय में जो भी कहा जाए वो विधेय होता है। सामान्य रूप में हम जानते हैं तो कर्ता उद्देश्य होता है और क्रिया पक्ष जो होता है वो विधेय होता है। इनका विस्तार भी हो जाता है, इनका हम विस्तार भी कर देते हैं। उद्देश्य का विस्तार, कर्ता का विस्तार, विशेषण आदि लगा करके। क्रिया का विस्तार हम कर सकते हैं, क्रिया विशेषण कर्म आदि इन सबों को शब्दों में जोड़ करके हम इनका भी विस्तार कर देते हैं। तो इस प्रकार से दो घटक हुए, उद्देश्य और विधेय। अब जब हम अपना वार्तालाप करते हैं, अपनी बातचीत करते हैं तो हमें कुछ कहना पड़ता है, अपने विचार रखने पड़ते हैं। उन विचारों को रखने के लिए हमें वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम वाक्य का निर्माण करते हैं, वाक्य की हम रचना करते हैं। अब जब वाक्य की हम रचना करते हैं तो फिर किस प्रकार के वाक्य की हमने रचना की, किस प्रकार के वाक्य की हमने रचना की, ये उस वाक्य पर निर्भर करता है और वही वाक्यों के भेद की श्रेणी में आता है। तो रचना की, तो सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य भेद होना चाहिए। अब वो वाक्य क्या अर्थ कह रहा है, उसका क्या मतलब है, प्रश्न पूछ रहा है, कोई शर्त रख रहा है या कोई सूचना दे रहा है या कहीं, तो जिस प्रकार का वाक्य का अर्थ होता है तो एक उसके आधार पर भी हम वाक्य को विभाजित कर सकते हैं। तो दूसरा क्या अर्थ, इस प्रकार से वाक्य के जो भेद हुए वो कितने पर, दो आधार पर हुए। पहला आधार रचना के आधार पर और दूसरा आधार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब रचना के आधार पर जब हम वाक्य भेद की वजह से बात लेते हैं तो हम जब रचना करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं तो हमें पता नहीं होता हम किस प्रकार का वाक्य निर्माण कर रहे हैं। जैसी परिस्थिति जैसा समय होता है वाक्य का निर्माण स्वतः वैसा हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि ये देखिए पहला वाक्य देखिए, राम से कहानी सुनकर मोहन रो पड़ा।
राम से कहानी सुनी, मोहन रो पड़ा। उद्देश्य, विधेय, करता, विधेय का विस्तार, कहानी सुनकर मोहन रो पड़ा। करता है राम है, राम से कहानी सुनकर मोहन रो पड़ा। एक उद्देश्य है, एक विदेश है, विधेय है। एक उद्देश्य, एक विधेय, सरल वाक्य, बिल्कुल सीधा सरल वाक्य, कुछ नहीं, कोई इसमें जोड़ तोड़ नहीं है, किसी प्रकार का कोई इसमें कलाकारी नहीं है। राम से कहानी सुनकर मोहन रो पड़ा। अब राम ने कहानी सुनाई और मोहन रो पड़ा, या हम ये कह ले, राम से कहानी सुनी और मोहन रो पड़ा। राम से कहानी सुनी, राम ने कहानी सुनाई, एक वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया। एक उद्देश्य, एक विधि, राम करता, उद्देश्य सुनी, मोहन रो पड़ा। रोने की क्रिया कौन कर रहा है? मोहन। यहां पर एक उद्देश्य मोहन, तो दो उद्देश्य और दो विधेय हो गए, क्योंकि योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं, जिनको हमने योजक द्वारा जोड़ दिया गया है। समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं, उसके द्वारा हमने इसको, दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। बात वही है, परंतु ये दो वाक्य जुड़ गए, संयुक्त वाक्य हो गए। तीसरा, राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि मोहन रो पड़ा। राम से ऐसी कहानी सुनी कि मोहन रो पड़ा। दो तरह के वाक्य हो सकते हैं। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि मोहन रो पड़ा। राम से ऐसी कहानी सुनी कि मोहन रो पड़ा। अब देखिए यहां पर राम से ऐसी कहानी सुनी, अपूर्णता है। कैसी कहानी भाई? ऐसी का क्या परिणाम हुआ? इस पर निर्भर है परिणाम, कि मोहन रो पड़ा। मोहन क्यों रो पड़ा? तो ये मिश्र वाक्य। इस प्रकार से रचना के आधार पर जो हम वाक्य का वर्गीकरण करते हैं वो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। ये तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य आप जानते हैं, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, वो सरल वाक्य होता है। जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है वो सरल वाक्य कहलाता है। एक ही उद्देश्य और विधेय होता है वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे वर्षा हो रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहां एक कर्ता है, एक क्रिया है। जो कर्ता कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, एक उद्देश्य एक विधेय है। इसके बाद में आते हैं संयुक्त वाक्य। नंबर दूसरा, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य, दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हुए हों, वहां संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हम गए और तुम आए। हम गए स्वतंत्र है, तुम आए स्वतंत्र है, और से जुड़ा हुआ है, संयुक्त वाक्य हो गया। मुझे पुस्तक की आवश्यकता है, इसलिए बाजार जा रहा हूं। सूचना हो गई पहले, मुझे पुस्तक की आवश्यकता है, उद्देश्य हो गया मुझे, विधेय हो गया आवश्यकता है। दूसरा वाक्य, बाजार जा रहा हूं, क्रिया का इसके बाजार जाने। इसमें उद्देश्य छुपा हुआ है, मैं छुपा हुआ है, मैं बाजार जा रहा हूं, उद्देश्य। यहां विधेय जा रहा हूं, तो दो विधेय हो गए इसमें। किससे जुड़े हुए हैं? इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय? संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले
और तथा, एवं, इसलिए, अतः, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, मगर, चाहे, न कि आदि। परंतु यहां ध्यान रहे इन समुच्चय से जुड़ने वाले दोनों वाक्य अलग करने पर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ दें। यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए एक मजेदार बात देखिए। अब संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य, जैसा आप जानते हैं। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। अब क्या इसके अंतर को ऐसे समझिए आप, जैसे हमारे पास दो लड्डू हैं, एक लड्डू है बूंदी का और एक लड्डू है खोए का। अब हमने क्या किया कि बूंदी के लड्डू को आधा तोड़ दिया, आधा आधा कर दिया, खोए के लड्डू को आधा आधा कर दिया, आधा खोए का लड्डू उठाया, आधा बूंदी का लड्डू उठाया और दोनों को मिला दिया और टाइट कर दिया, बांध दिया। दूर से देखने पर बिल्कुल दोनों पार्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यही स्थिति संयुक्त वाक्य की है। दो वाक्य जुड़े हुए हैं परंतु बिल्कुल दूर से स्पष्ट दो वाक्य अलग अलग दिखाई देते हैं, उस बूंदी और खोए के इस जुड़े हुए लड्डू की तरह। अब दूसरी स्थिति क्या आती है कि हमने एक खोए का लड्डू लिया, एक बूंदी का लड्डू लिया, खोए के लड्डू को चूरा कर लिया, बूंदी के लड्डू को चूरा कर लिया, मिला करके दो लड्डू अलग अलग बांध दिए। अब खोआ बूंदी पर आश्रित हो गया और बूंदी खोए पर मिक्स हो गई, मिश्र हो गई। उस लड्डू में से खोए को निकालो, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उस लड्डू में से बूंदी को निकालो, उसका कोई संयुक्त वाक्य में दोनों को निकाल दो, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आधा लड्डू खोए का, आधा लड्डू बूंदी का। परंतु मिश्र वाक्य में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। अब खोआ छिन्न भिन्न होकर खोआ हो गया, लड्डू नहीं रहा वो स्वरूप, वो आधा लड्डू जरूर रहा परंतु यहां पर लड्डू का स्वरूप खत्म हो गया, वो बूंदी और सिर्फ खोए के रूप में बदल गया क्योंकि दोनों एक दूसरे पर मिक्स हो गए। यही स्थिति में अब देखिए संयुक्त वाक्य जब हम आते हैं तो संयुक्त वाक्य का सबसे पहला भेद होता है संयोजक, जोड़ने वाला। ये जोड़ने वाला होता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। संयोजक जो होता है वो प्राय दो स्वतंत्र उपवाक्यों को उनके कार्य, व्यापार तथा स्थितियों के आधार पर जोड़ने का कार्य करता है। वो संयुक्त वाक्यों को जोड़ता है। जैसे मेरे लिए सब्जी है और आपके लिए दाल, और से जुड़ गया, संयोजन कर दिया परिस्थितियों उनके आधार पर। मैं बैठूंगा तथा वे लोग खड़े रहेंगे, मैं बैठूंगा, संयोजन का काम कर दिया, मिलने का काम। दूसरा होता है विभाजक, अथवा मैं बैठूंगा अथवा वे खड़े रहेंगे। है संयुक्त वाक्य में ना तो तुम आए ना अपने भाई को भेजा, कोमा लगाया, यहां समुच्चय बोधक अव्यय नहीं जुड़ा हुआ, यहां कोमा से भी जुड़ते हैं, अल्प विराम से भी संयुक्त वाक्य जुड़ते हैं। ना तो तुम आए ना अपने भाई को भेजा। दूसरा देखिए, पिताजी मेरे पास रहेंगे कि बड़े भाई के पास। अब की से जुड़ा हुआ है। अब आगे आपको कंफ्यूजन होगा कि की से संयुक्त वाक्य संज्ञा उपवाक्य भी होता है, परंतु यहां की का अंतर है, वो की और इस की में अंतर है। वो उस पर आश्रित होता है, ये आश्रित नहीं है। यहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं है, आश्रय का विषय नहीं है। यहां दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। पिताजी मेरे पास रहेंगे, दैट इज सफिशिएंट, पूर्ण वाक्य है ये कंप्लीट वाक्य है। पिताजी मेरे पास रहेंगे, ये मैंने सूचना दे दी कि बड़े भैया के पास, इसको हम सूचना। अब देखिए की लगने पर यहां थोड़ा पहले वाक्य का अर्थ यहां शर्त हो गई।
कि बड़े भैया के पास रहेंगे। इसको अलग करें, पिताजी बड़े भैया के पास रहेंगे। दोनों वाक्य अलग होकर के अपने अपने स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है और की के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहां पर ये विभाजक संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आएगा। काम पूरा करो अथवा काम छोड़ दो, ये क्या है विभाजक। तीसरा आता है परिणामार्थक, परिणामार्थक, परिणाम यानी डिसीजन, निर्णय, परिणाम देना। जहां स्वतंत्र उपवाक्यों में से एक में कार्य का और दूसरे में उसके परिणाम का बोध हो, वहां पर परिणामार्थक या परिणामवाचक संयुक्त वाक्य होता है। होंगे दोनों स्वतंत्र ही, परंतु उसमें परिणाम का। आज बैंक बंद है, पूरी सूचना है, पूर्ण वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है, एक उद्देश्य है, एक विधि है। आज बैंक बंद है, इसलिए पैसे जमा नहीं होंगे। पैसे जमा नहीं होंगे, पूर्ण वाक्य, ये भी पूर्ण अपना स्वतंत्र दे रहा है, एक विधि है, जमा नहीं होंगे आज, परंतु इसलिए से ये जोड़ा हुआ है। परिणाम दे रहा है कि आज बैंक बंद है। पहला वाक्य क्या कह रहा है? पहला वाक्य बता रहा है कि बैंक बंद है, तो उसका परिणाम क्या होगा कि आज पैसे जमा नहीं होंगे। आज पैसे जमा नहीं होंगे, ये उसका परिणाम है इस वाक्य में। तो इसलिए से जोड़ करके ये परिणामवाचक संयुक्त वाक्य यहां पर बनता है। इसके बाद में आता है विरोधार्थक संयुक्त वाक्य। विरोध, जहां स्वतंत्र उपवाक्यों के बीच विरोध का आभास होता हो, वहां विरोधवाचक या विरोधवाची संयुक्त वाक्य होता है। सामान्यतः ये मगर, पर, बल्कि आदि से जुड़े हुए होते हैं। मगर, पर, लेकिन, बल्कि आदि से जुड़े हुए होते हैं। उसका खेलने का मन था। देखिए वाक्य को, पूरा पूर्ण वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है। यहां ये जरूर जोर देना है संयुक्त वाक्य में कि दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। बस यही मिश्र वाक्य और स्वतंत्र वाक्य में अंतर है। उसका खेलने का मन था, पर कोई खेलने वाला नहीं था। दो बात हो गई, उसका खेलने का मन था, कोई खेलने वाला नहीं था। पर से जुड़ा हुआ है विरोध है, विरोधार्थक, विरोध अर्थ दे रहा है। खेलने का मन था, खेलने वाला, इसलिए नहीं खेल पाया ना, अर्थ का विरोध हो गया ना। खेलने का मन था, खेल नहीं पाया, विरोध हो गया। अगर अर्थ के आधार पर हम देखते हैं तो कौन सा वाक्य हो गया ये? विरोधवाचक। हम घूमना जाना चाहते थे, हम घूमने जाना चाहते थे, लेकिन हमारे पिताजी नहीं माने। हमारे पिताजी नहीं माने, स्वतंत्र। हम घूमने जाना चाहते थे, लेकिन से जुड़ा हुआ है ये कौन सा वाक्य हो गया? ये विरोधार्थक संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त वाक्य की स्थिति हो गई। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब इसके बाद में आता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य, देखिए अभी मैंने बताया था कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बिल्कुल अंतर है। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य में भी एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। एक दूसरे पर दोनों आश्रित होते हैं। यहां स्वतंत्र नहीं है, संयुक्त में स्वतंत्र है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं।
वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने सुना कि वह वहां पहुंच गया, मैंने सुना कि वह वहां पहुंच गया, की से जुड़ा हुआ है। मैंने सुना प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, वह वहां पहुंच गया है। ये वह वहां पहुंच गया है, इसको स्पष्ट कर रहा है कि वह वहां पहुंच गया। क्या है? सूचना है। मैंने सुना है ऐसा कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने जाना, ये सब बातें स्पष्ट हो रही हैं, आश्रित है उस पर। मीरा ने बताया कि वह परीक्षा में प्रथम आई। वह परीक्षा में प्रथम आई, क्लियर नहीं है कौन परीक्षा में प्रथम आई। मीरा परीक्षा में प्रथम आई। यहां ये स्वतंत्रता नहीं है थोड़ी वाक्यों के अंदर। यहां वाक्य उस पर मीरा ने बताया। क्या बताया भाई? यहां प्रश्न उठ रहा है, क्या बताया? जब तक दूसरा वाक्य इसके साथ नहीं जुड़ेगा तो मीरा का बताया जाना स्पष्ट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। तो यहां पर मिश्र वाक्य। मीरा ने बताया कि वह परीक्षा में प्रथम आई। जब मदन आया तब मैं घर में नहीं था। जब मदन आया तो क्या हुआ भाई? उत्तर मिलता है तब मैं घर में नहीं था। तब मैं घर में नहीं था मतलब कब? कब? अपूर्णता है ना अभी वाक्य में, तो ये अपूर्णता कब पूरी हुई? जब मदन आया। तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण यहां पर मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य। अब देखिए मिश्र वाक्यों में उपवाक्यों की प्रधानता होती है। मिश्र वाक्य में उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्यों के जो उपवाक्य हैं वो अधिकांशतः की, जो, जब, तब, अगर, तो, यदि आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कि तुम मुझे आजादी दो। यहां पर देखिए आप, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ये कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस। प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य क्या है? कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये आश्रित उपवाक्य। जो लड़का यहां आया था, जो लड़का यहां आया था वह चोर है। कौन चोर है? जो लड़का यहां आया था। जो लड़का यहां आया था वो क्या है? वो आश्रित उपवाक्य। वह चोर है, क्या है? प्रधान उपवाक्य। वह आदमी जिसने पीली शर्ट पहन रखी है बहुत बीमार है। जिसने पीली शर्ट पहन रखी है, वह आदमी जिसने पीली शर्ट पहन रखी है, यह आश्रित उपवाक्य है। बहुत बीमार है, आदमी बहुत बीमार है, ये क्या है? ये प्रधान उपवाक्य है। ये प्रधान उपवाक्य। इस प्रकार स्पष्ट है कि मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य के आरंभ में, मध्य में, अंत में आ सकते हैं। आश्रित उपवाक्य कहीं भी आ सकते हैं, आरंभ में भी आ सकते हैं, है ना? अंत में भी आ सकते हैं और मध्य में भी आ सकते हैं। पहला जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, आश्रित उपवाक्य बाद में आया है, पहले प्रधान उपवाक्य है। दूसरा जो उपवाक्य है आपका, उसमें देखिए आप, जो लड़का यहां आया वह चोर है। जो लड़का यहां आया, आश्रित उपवाक्य पहले आया हुआ है, वह चोर है बाद में आया हुआ है। तीसरे वाक्य में देखिए, वह आदमी जिसने पीली शर्ट पहन रखी है बहुत बीमार है।
यहां प्रधान उपवाक्य क्या है? आदमी बहुत बीमार है। आदमी पहले आ गया, बहुत बीमार है बाद में आ गया, बीच में क्या आया? जिसने पीली शर्ट पहन रखी है। ये आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य क्या है इसमें? जिसने पीली शर्ट पहन रखी है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बीच में भी आश्रित उपवाक्य आ सकते हैं। आश्रित उपवाक्य पहले भी आ सकते हैं, आश्रित उपवाक्य बाद में भी आ सकते हैं, और आश्रित उपवाक्य बीच में भी आ सकते हैं। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य यानी कि कर्ता और मुख्य विधेय यानी कि क्रिया से जो वाक्य बनता है वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य यानी कर्ता और मिश्र वाक्य का जो मुख्य विधेय है यानी जो क्रिया है, मुख्य क्रिया है, उससे जो वाक्य का निर्माण हुआ, जो वाक्य बना, वो प्रधान उपवाक्य कहलाया। प्रधान उपवाक्य यद्यपि दूसरे वाक्यों से जुड़ा होता है पर अर्थ और भाव में स्वतंत्र होता है। जुड़ा जरूर होता है परंतु वो स्वतंत्र होता है। जैसे बसंत ने कहा कि मैं आज कुरुक्षेत्र जाऊंगा, बसंत ने कहा, प्रधान उपवाक्य है, स्वतंत्र अर्थ अलग दे रहा है। बसंत ने कहा, पूरा अर्थ दे रहा है, अर्थ और भाव में स्वतंत्र है। परंतु क्या कहा भाई? जब तक आगे का वाक्य नहीं होगा तो कहा कहीं बात पूर्ण नहीं होगी। क्या कहा कि मैं आज कुरुक्षेत्र जाऊंगा, मैं उस व्यक्ति से मिला था जिसने पीली टोपी पहन रखी थी, मैं उस व्यक्ति से मिला था। किस व्यक्ति से? यहां वाक्य में अपूर्णता रही। किस व्यक्ति से मिले भाई आप? किस व्यक्ति से मिले? जब ये बात आगे आई, हालांकि अर्थ की दृष्टि से ये पूरा स्वतंत्र भाव दे रहा है कि मैं उस व्यक्ति से मिला था, परंतु फिर भी एक जिज्ञासा है कि किस व्यक्ति से मिले थे? जिसने पीली टोपी पहन रखी थी। ये प्रधान उपवाक्य की विशेषता है। आश्रित उपवाक्य जिसने पीली टोपी पहन रखी थी, भाई किसने? यहां क्लियर ही नहीं है। वो आश्रित है उस व्यक्ति, मैं उस व्यक्ति से मिला। प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है। मैंने वह मकान खरीद लिया जो मंदिर के पास था, मैंने वह मकान खरीद लिया, यह प्रधान उपवाक्य है। पूरी तरह से स्वतंत्र भाव दे रहा है अर्थ की दृष्टि से, और दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है कि मैंने वह मकान खरीद लिया। कौन सा खरीद लिया भाई? जो मंदिर के पास है। जो मंदिर के पास होने पर उसकी पूर्णता और अधिक हो रही है, वो क्लियर हो रहा है, उस पर आश्रित है। तो ये प्रधान उपवाक्य के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब आपके बाद में आता है आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित होना। असब आश्रित है, हम आश्रित हैं। बच्चे अपने माता पिता पर आश्रित हैं, पढ़ाई में गुरुओं पर आश्रित है, स्कूल पर आश्रित है। आज स्कूल बंद है तो हम ऑनलाइन शिक्षण पर आश्रित हैं, हम वीडियो पर आश्रित हैं कि कब वीडियो आएगा और कब हम विषय के बारे में जानकारी लेंगे, कब वीडियो फाइल से होमवर्क आएगा और हम उस कार्य को करेंगे, हम उस पर आश्रित हैं। ऐसे ही सब। तो यह वाक्य में भी आश्रित उपवाक्य होता है जिस उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है। पूरी क्लियरिटी, पूरा क्लैरिफिकेशन प्रधान उपवाक्य पर जब आश्रित रहता है उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे नम्रता युक्त आचरण करो जिससे तुम पर सब प्रसन्न रहें। प्रधान उपवाक्य क्या है? नम्रतापूर्ण आचरण करो। प्रधान उपवाक्य में हम बता चुके हैं अर्थ और भाव में स्वतंत्र है कि नम्रतापूर्ण आचरण करो, परंतु जिससे तुम पर सब प्रसन्न रहे, आश्रित उपवाक्य क्लियर नहीं है। जिससे तुम पर सब प्रसन्न रहे, किससे भाई?
यहां जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, यहां क्लियरिफिकेशन नहीं रहा। बोले नम्रतापूर्ण आचरण करने से ये वाक्य का क्लियरिफिकेशन प्रधान उपवाक्य पर हो, ये जोड़ने के बाद हो रहा है। इसलिए यहां पर क्या है, ये आश्रित उपवाक्य है जिससे तुम पर सब प्रसन्न रहें। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 विशेषण, नंबर 3 क्रिया विशेषण। नंबर 1 ये देखिए संज्ञा, नंबर 2 विशेषण और नंबर 3 क्रिया विशेषण। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा हम जानते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। पूर्व में शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहते हैं, और जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाता है। इसमें ज्यादा विस्तार से जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इन बारे में जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण। अब हमें समझना सिर्फ इतना है कि यह संज्ञा उपवाक्य क्या होता है। यदि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के कर्ता, कर्म या पूरक के रूप में संज्ञा पदबंध के रूप में आए तो वे संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। प्रधान उपवाक्य जो कर्ता है, कर्म है या पूरक है, उसका जो स्वरूप है वो संज्ञा पदबंध के रूप में आश्रित उपवाक्य में आए तो वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। एक सामान्यतः पहचान है, ऐसा उपवाक्य अधिकांशतः की योजक से जुड़ा होता है। ये टिप्स है, जरूरी नहीं है की से संयुक्त वाक्य भी जुड़ते हैं। पूर्व में हम बता चुके हैं, वो निर्भर करता है जुड़े हुए दोनों वाक्यों के स्वरूप पर। संयुक्त में दोनों वाक्य बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने भाव और अर्थ को प्रकट करें, और मिश्र वाक्य में हो सकता है प्रधान उपवाक्य अपना पूर्ण स्वतंत्र भाव दे, परंतु आश्रित उपवाक्य अवश्य ही पहले उपवाक्य पर, प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होगा, की से जुड़ा होगा। कभी कभी की का प्रयोग नहीं करते, कॉमा लगाते। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कॉमा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्यों माना? मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं पढ़ लिखकर चिकित्सक बनूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है, किसे जुड़ा हुआ है कि मैं पढ़ लिखकर। प्रधान उपवाक्य क्या है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है पढ़ लिखकर चिकित्सक बनूं। संज्ञा, ये संज्ञा उपवाक्य है, की से जुड़ा हुआ है। तुम जरूर आओगे, कोमा, यह मैं जानता हूं। यह मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? कि तुम जरूर आओगे। अगर इसको हम ऐसे लिखें, यह मैं जानता हूं कि तुम जरूर आओगे, तो की लगेगा। परंतु ऐसे लिखे, तुम जरूर आओगे, कोमा, यह मैं जानता हूं, स्वरूप बदल दिया। परंतु है तो मिश्र वाक्य ना। यह मैं जानता हूं प्रधान उपवाक्य, तुम जरूर आओगे यह संज्ञा उपवाक्य हो गया। थोड़ी सी पहचान देखिए, यह जो उपवाक्य है अधिकांशतः की योजक से जुड़ा होता है, किंतु वाक्य के आरंभ में आने पर की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि तुमने पहले देखा कि तुम जरूर आओगे, यहां की आवश्यकता नहीं है कि तुम जरूर आओगे, नहीं, यहां पर तुम जरूर आओगे, कौमा, यह मैं जानता हूं, यहां की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, यदि प्रधान उपवाक्य की क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में आने वाला वाक्य संज्ञा उपवाक्य होगा।
मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है भाई? मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है कि मैं पढ़ लिख कर चिकित्सक बनूं। क्लियर? क्या लगाकर जब प्रश्न करें तो उत्तर में आने वाला वाक्य जो है वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। क्लियर? संज्ञा उपवाक्य प्राय कर्ता या कर्म के रूप में आ सकता है। जैसे कर्ता के रूप में देखिए, सबसे पहले कर्ता के रूप में हम देखते हैं, पिताजी ने कहा कि तुम पढ़ लिख कर विद्वान बनो। यहां प्रधान उपवाक्य की क्रिया कहा है, उद्देश्य तुम पढ़ लिख कर विद्वान बनो। क्रिया क्या है? पिताजी ने कहा। उद्देश्य क्या है? पढ़ लिख कर विद्वान बनो। अब देखिए यहां पर ये पिताजी का कथन है। संज्ञा, पिताजी संज्ञा क्या? पढ़ लिख कर विद्वान बनो, विद्वान भी संज्ञा, यह संज्ञा। कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में जब आता है तो सीमा ने बताया कि वह कभी झूठ नहीं बोलती। यहां देखिए क्रिया, ऊपर क्रिया क्या बताया? उसके कर्म के रूप में कि वह झूठ नहीं बोलती। कर्म के रूप में यह उपवाक्य आया है। वो संज्ञा के रूप में आया था कि कहा पिताजी ने कहा, वहां संज्ञा थी, संज्ञा के रूप, यहां कर्म के रूप में आया कि वह कभी झूठ नहीं बोलती। कर्ता के रूप में आया, पिताजी ने कहा, पिताजी करता है, कहा कि कर्ता के रूप में क्या आया कि तुम पढ़ लिख कर विद्वान बनो। यहां पर कर्म के रूप में आया कि वह कभी झूठ नहीं बोलती। तो संज्ञा उपवाक्य जो है वो कर्ता के रूप में और कर्म के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है, परंतु बात यह है कि संज्ञा उपवाक्य हमेशा सामान्यतः की से जुड़ा होता है। ये पूरी तरह से हम जानकारी कर लें कि योजक से जुड़ा हुआ होता है, और जो आश्रित उपवाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य के कर्ता, कर्म या पूरक के रूप में संज्ञा प्रतिबंध, पूरक के स्थान पर संज्ञा प्रतिबंध के रूप में प्रयुक्त होता है। वहां पर हम संज्ञा उपवाक्य कहते थे। उसके बाद में आते विशेषण उपवाक्य। विशेषण, अब हम जानते हैं विशेषण जो संज्ञा, सर्वनाम आदि की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे वो विशेषण उपवाक्य कहलाता है। पहले बात में क्या था कि संज्ञा और कर्म के, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हो, कर्ता और कर्म के स्थान पर जो प्रयुक्त हो, संज्ञा उपवाक्य। अब क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य, पूरा का पूरा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बताता है। ऐसी विशेषता बताने वाला जो उपवाक्य है वो विशेषण उपवाक्य कहलाता है। आपकी वह कमीज कहां है जो आप कल लाए थे? आपकी वह कमीज, कमीज संज्ञा है, वह कमीज कौन सी कमीज भाई? कोई विशेषण? तो क्या रहा? जो आप कल लाए थे, ये कमीज की विशेषता बताई जा रही है कि जो आप कल लाए थे वो वाली कमीज, कल लाई जाने वाली कमीज, कल लेकर आए थे वह वाली कमीज। यहां पर प्रधान उपवाक्य आपकी वह कमीज कहां है, इस पर आश्रित है जो आप कल लाए थे, और ये आश्रित उपवाक्य उस प्रधान उपवाक्य की जो संज्ञा कमीज है उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहां पर विशेषण उपवाक्य, जिन्होंने यह अफवाह फैलाई उन्हें
उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उन्हें किसको? उन्हें, सर्वनाम है, यहां सर्वनाम की विशेषता बताइए उन्हें कि जिन्होंने अफवाह फैलाई थी। यहां सर्वनाम की विशेषता बता रहा है ये पूरा पदबंध, जिन्होंने अफवाह फैलाई थी। ये पदबंध विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये पूरा पदबंध उन्हें की विशेषता बता रहा है। उन्हें जो सर्वनाम है उस सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां पर यह विशेषण उपवाक्य। वह आदमी कहां है जिसने काली टोपी पहनी है? आदमी, वह कौन सा आदमी जिसने काली टोपी वाले, काली टोपी वाले, सुना है नहीं सुना? टोपी विशेषता बता दी गई कि आदमी कौन सा? काली टोपी वाला, यानी काली टोपी जिसने पहनी है। यहां उस आदमी की विशेषता बताई जा रही है, इस कारण से यहां पर विशेषण उपवाक्य। क्लियर? सामान्य पहचान देखिए, ये वाक्य जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण उपवाक्य संबंधवाचक सर्वनाम जो के बने परसर्ग रूप से जुड़े होते हैं। जैसे जो के जो परसर्ग है, जो, जिसे, जिस, जिसका, जिसमें, जिससे, जिस पर, जिसके लिए, जिन आदि से प्रारंभ होते हैं, जो परसर्ग के बने होते हैं। क्लियर? इसके बाद में आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसा कि हम जानते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले जो अव्यय, जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जब मैं आगरा गया तब मैंने ताजमहल देखा। जब मैं आगरा गया, ताजमहल कब देखा मैंने? ताजमहल को देखने की क्रिया कब की? तो देखना क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। जब मैं आगरा गया तो प्रधान उपवाक्य क्या है? मैंने ताजमहल देखा। जब मैं आगरा गया तब मैंने ताजमहल देखा। यह संस्कृति पब्लिक स्कूल है जहां मैं पढ़ता हूं। जहां मैं पढ़ता हूं, ये बात पढ़ता क्रिया की विशेषता बता रहा है संस्कृति पब्लिक। मैं शादी में नहीं आ सकूंगा क्योंकि मुझे बुखार आ रहा है। न आ पाने की क्रिया की विशेषता ये उपवाक्य बता रहा है। तो प्रधान उपवाक्य क्या था? मैंने ताजमहल देखा। कब देखा? जब मैं आगरा गया। देखने की क्रिया कब हुई? आगरा जाने पर। तो देखना क्रिया की विशेषता यह वाक्य बता रहा है जब मैं आगरा गया। तो जब मैं आगरा गया क्या रहा? क्रिया विशेषण उपवाक्य रहा। यह संस्कृति पब्लिक स्कूल है, ठीक है, जहां मैं पढ़ता हूं। ये कौन सा संस्कृति पब्लिक है कि क्या विशेषता है? जहां मैं पढ़ता हूं, यानी जहां मैं पढ़ता हूं यह क्रिया विशेषण वाक्य है। क्योंकि होने, संस्कृति पब्लिक स्कूल होने की यहां पर विशेषता इस वाक्य के द्वारा बताई जा रही है। मैं शादी में नहीं आ सकूंगा। ना आ सकने की क्रिया क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुझे बुखार आ गया। ये उस क्रिया की विशेषता बता रहा है, उस क्रिया के ना होने का कारण बता रहा है कि मुझे बुखार आ गया। तो यहां पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जो है वो मुझे बुखार आ गया। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य कभी कभी विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता भी बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य खाली क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की उपवाक्य। वह इतना बड़ा हो गया कि अपने पिताजी को भी जवाब दे। हवा इतनी तेज चल रही थी जैसे घर को उड़ाकर ले जाएगी। यहां देखिए, वह इतना बड़ा हो गया कि अपने पिताजी को भी जवाब दे। इस वाक्य में बड़ा विशेषण, परंतु
आश्रित उपवाक्य की विशेषता बता रहा है। बड़ा विशेषण है परंतु आश्रित। दूसरे वाक्य में तेज क्रिया विशेषण है, हवा इतनी तेज चल रही थी, यह क्रिया विशेषण है। देखिए बड़ा विशेषण होकर के क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, आश्रित उपवाक्य की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में क्या है, हवा इतनी तेज चल रही थी जैसे घर को उड़ा ले। तेज जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है, अव्यय है, परंतु आश्रित उपवाक्य तो विशेषण भी और क्रिया विशेषण भी क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण उपवाक्य हो सकते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। क्रिया विशेषण के कुछ भेद हो सकते हैं। नंबर 1, कालवाचक, टाइमिंग, समय के आधार पर कालवाचक क्रिया विशेषण। जब मैं दिल्ली में रहता था बहुत काम करता था। बहुत काम करता था कब, ये क्रिया का टाइम बता रहा है ना, काम करने का समय बता रहा है। जब मैं दिल्ली में रहता था, करना क्रिया की विशेषता उसका समय बता रहा है, तो यहां समयवाचक क्रिया विशेषण हो रहा। जब आपका फोन आया मैं नहा रहा था, मैं नहा रहा था, नहाने की टाइमिंग क्या थी, जब आपका समय क्या था, जब आपका फोन आया था, तो ये समयवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा होता है रीतिवाचक, रीति, तौर तरीके, सिस्टम। जहां वे रहते हैं वही एक मंदिर भी है। मंदिर कहां है, जहां वे रहते हैं। मंदिर के होने की विशेषता यहां बता रहा है, तो रीतिवाचक। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होता है। कैसा होता है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होता है। जैसा मैं चाहता हूं आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, और होना क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो रीतिवाचक। जैसा वह गाती है वैसा कोई नहीं गाता, उसके गाने की रीति, उसके गाने के तरीके की विशेषता यहां बताई जा रही है, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तीसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान का बोध कराना, क्रिया के स्थान का बोध कराना। जहां वे रहते हैं वहां एक मंदिर है, मंदिर का होना, मंदिर कहां है, ये उस स्थान का बोध कि जहां वे रहते हैं, तो ये स्थानवाची क्रिया विशेषण होगा। यह वही जगह है जहां आपने झंडा गाड़ा था, झंडा गाड़ने का स्थान। इसके बाद में आता है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। जो वह बड़ा हो रहा है त्यों मूर्ख होता जा रहा है। मूर्ख होता जा रहा है, क्या क्रिया है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। जो बड़ा हो रहा, परिणाम बता रहा है। यह परिणाम है कि जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है मूर्ख होता जा रहा है। मूर्ख कैसे कैसे होता जा रहा है, जैसे तो आश्रित मूर्ख होता जा रहा है। यह आश्रित उपवाक्य है, कौन सा, क्रिया विशेषण, कि वह बड़ा होता जा रहा है, बड़े होने की उस पर क्रिया हो रही है, तो परिणाम क्या मिल रहा है कि वो मूर्ख होता जा रहा है, तो यहां परिणामवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद में आता है कारणवाचक क्रिया विशेषण, जिसको हम प्रयोजनवाचक भी कह सकते हैं। कितनी पुस्तकों में प्रयोजनवाचक एक अलग है, प्रयोजन और कारण एक ही बात। मैं नहीं पहुंच सकूंगा क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, मैं इसलिए ना आ सका कि मेरी तबीयत खराब थी। या देखिए की से जुड़ा हुआ है, की से जुड़ा हुआ है। यहां के की में वहां के की में अंतर है। मैं इसलिए ना आ सका, किस लिए ना आ सका, कि आने की विशेषता बताई जा रही है यहां पर। आने की क्रिया कब ना कर सका, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। ये
कारणवाचक, ये कारण था, ना आने का कारण क्या था कि मेरी तबीयत खराब थी, तो ये कारणवाचक क्रिया विशेषण। दरवाजा बंद कर दो ताकि बिल्ली ना आ जाए, बिल्ली ना आ जाए, ये क्या है? ये प्रयोजन, उद्देश्य। इसके बाद में आता है शर्तवाचक क्रिया विशेषण और विरोधवाचक, जैसे जो शर्त होती है, यदि तुम चाहो तो वापस लौट जाओ। तुम चाहो, यदि तुम चाहो, यहां शर्त आ गई, अगर मेरी बात मानोगे तो सुखी रहोगे, यहां शर्त आ गई। हालांकि मेरे पास रहने की जगह थी, फिर भी मैंने किराए का मकान लिया, विरोधवाचक। होते हुए भी ये विरोध, चाहे तुम कुछ भी कर लो वह नहीं मानेगी, ये विरोध, कुछ भी कर लो वो तुम्हारा विरोध करेगी, वो नहीं मानेगी। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण के भी 6 भाग होते हैं, कहीं कहीं 8 भाग देखने को मिलते हैं। नंबर 1 कालवाचक, नंबर 2 रीतिवाचक, नंबर 3 स्थानवाचक, नंबर 4 परिमाणवाचक, नंबर 6 कारण और प्रयोजनवाचक, नंबर 6 शर्त और विरोधवाचक। इस प्रकार से ये वाक्य भेद आज हम आपके सामने क्लियर कर चुके हैं। दूसरे उसमें आता है वाक्य रूपांतरण, एक वाक्य का दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना, यह वाक्य रूपांतरण आता है, जिसका कि आपको अभ्यास करना होगा। अभ्यास के लिए हम आपको काफी मात्रा में होमवर्क वगैरह ये सब भेजते रहते हैं, ये आप रिटन में अपने वाक्यों को निर्माण करके उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ सीधा सरल सा देखिए, आप एक वाक्य बना हुआ है, राम ने से कहानी सुनकर मोहन रो पड़ा। सरल वाक्य है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। राम ने कहानी सुनाई और मोहन रो पड़ा। दूसरा वाक्य किस तरह हो सकता है? राम से कहानी सुनी और मोहन रो पड़ा। यह सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया, यह रूपांतरण कहलाता है। सरल वाक्य का मिश्र वाक्य बनाना, राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि मोहन रो पड़ा। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि मोहन रो पड़ा। राम की कहानी सुनी जिससे मोहन रो पड़ा। राम की ऐसी कहानी सुनी कि मोहन रो पड़ा। ये सब इस तरह परिवर्तन हम कर सकते हैं। अब देखिए, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य, राम ने कहानी सुनाई और मोहन रो पड़ा। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि मोहन रो पड़ा। अब मिश्र वाक्य से आप सरल वाक्य बनाना है, राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि मोहन रो पड़ा। इसका राम से कहानी सुनकर, इस तरह से वाक्यों को एक दूसरे में परिवर्तित करना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। परंतु ध्यान रहे कि वाक्य के अर्थ में अंतर नहीं आना चाहिए। वाक्य में अंतर, वाक्य रूपांतरण जब हम करते हैं तो सिर्फ अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं उसी में अर्थ के आधार पर अंतर आ जाता है, क्योंकि वो अर्थ के आधार पर ही वाक्य भेद है। परंतु यहां पर रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं, रचना में परिवर्तन हम कर सकते हैं। वाक्य की रचना रचना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इसमें हम परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु उसके अर्थ में परिवर्तित नहीं कर सकते। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।